नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क पर। आज हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत और हमारे साथ लाइव मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता देता हूं कि उनका सपना है कि पीओके अपना हो। राजनाथ सिंह जी, आपका इस बेबाक बातचीत में हमारे साथ अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। हमारी करने की बात तो दूर है, हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या यह भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन यदि मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। मैंने सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है जी। राजनाथ जी, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, 1999 हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप उसमें केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पुलवामा 2 का एक बड़ा नापाक धमाका करवाना चाह रहा था जी। मैं तो बात सही है, अपनी हरकतों से वह बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे देश की सेना के जवान उसको लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन भी करता है, लेकिन उसका एक करारा जवाब मिलने के बावजूद जो है अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद के माध्यम से भी भारत को बराबर डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की वह कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश तो लगातार उसकी चलती रहती है। ऐसा क्या कारण है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हम उनको इंटरनेशनली भी, डिप्लोमेटिकली भी घेर रहे हैं, लेकिन वो बार बार उकसाता है भारत को? मैं समझता हूं इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो वही दे सकता है जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत को न तो अस्थिर कर सकती है, न भारत को तोड़ सकती है, न भारत को कमजोर कर सकती है। कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट और जो भी भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। राजनाथ जी, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि कोरोना के इस वक्त में पाकिस्तान एक दूसरा फ्रंट खोलना चाहता है एक और देश की मदद से। उनका इशारा चीन की तरफ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कोरोना के इस वक्त में, जब पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से, पूरी मानव जाति कोरोना की इस महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान कोई बड़ा ट्राई कर सकता है? अब इस बारे में, इन संभावनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन कोरोना का संकट ये वैश्विक है जी, ये वैश्विक महामारी है और तो मैं समझता हूं कि सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। नहीं, भारत की सीमाओं पर कुछ घटनाक्रम करके इसका फायदा उठा सकता है? वैसे इस वैश्विक महामारी का लाभ उठाकर
यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश, कोई भी था, पाकिस्तान की बात, किसी की भी बात मैं करता हूं, जी जी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अभी खबर आई कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उनको पकड़ा क्या, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुंबई में ये लोग पकड़े गए, तो दैट इज द वरी फॉर द नेशन। हाँ, तो पकड़े गए ना जी। इसका मतलब कि भारत सजग है और वो जानना चाह रहे थे, वो जानना ये चाह रहे थे कि पीओके में क्या मूवमेंट भारतीय सेना करना चाह रही है, उनके वो सेना की मूवमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, जो हमारी जानकारी है। तो इसीलिए तो गिरफ्तार हुए, वो पकड़े गए और सीधे पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। जी, इसका मतलब भारत अपने देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है, क्या स्पष्ट संदेश जाता है। जी, क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठ में फेल हो रहा है, डिप्लोमेसी में फेल हो रहा है, जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर भारत की अंदरूनी सुरक्षा में कुछ सेंधमारी करने का प्रयास कर सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार देश को क्या कहना चाहेंगे? भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी करने की पाकिस्तान के द्वारा तो लगातार वर्षों से यह कोशिश होती रही है, लेकिन आप यह भी देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए वो कब समय आता है जब पाकिस्तान इन सब अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि लगातार कभी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयास लगातार करते हैं मिनॉरिटीज को। भारत के मुस्लिम समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में जो भी भारत मां की कोख से पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग सभी भाई भाई हैं, सबका समान दर्जा है। भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप तो लखनऊ से सांसद हैं, ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसी भावना क्यों बनाई जाती है, खासतौर पर जब से आप लोगों की सरकार है? मैं समझता हूं साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है। इस्लामोफोबिया नहीं है भारत में, इस्लामोफोबिया कोई सवाल ही नहीं। मैं बढ़ता हूं आगे। एक और बड़ा मुद्दा है, वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा जी, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, तो भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। बस स्पष्ट नीति है।
इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। मैं आपके साथ फॉर्मर मिनिस्टर रहे जॉर्ज फर्नांडिस की एक बात आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने बोला था भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है। अब आप रक्षा मंत्री हैं, तब वो रक्षा मंत्री थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं जी, मैं यह मानता हूं कि पड़ोसी है जी, पड़ोसी तो हमारा पाकिस्तान भी है जी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बराबर इधर उधर बाज नहीं आता है। लेकिन भारत, यहां तक सोच का प्रश्न है। भारत की सोच ये बराबर यही रहती है कि हमारी दुनिया के सभी देशों से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते जी, कोशिश हमारी यही रहती है। क्योंकि लेकिन जी, भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस तो कहते तो मेरा तो मन करता है कई बार खुद मशीन गन लेके बॉर्डर पे चले जाओ। मैं नहीं कह सकता जी, क्या है। मैं स्वयं मशीन गन लेकर। जी, अब मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के मुद्दे को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया और ट्वीट किया कि भारत की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए चीन के साथ क्या संकट खड़ा हुआ है और ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया। और मैं समझता हूं सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीमा विवाद इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि कहीं से इसकी भनक भी यदि मिलती है, सारे देश को अपने सारे भेदभावों को बुलाकर एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। इस समय राजनीति किसी सवाल पूछने का यह समय नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी जरूरत होगी हम बैठकर सबके साथ बात करेंगे। सीमा सुरक्षा का सवाल यह केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का सवाल नहीं है अथवा इस मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का यह सवाल नहीं है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न तो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे देश को विश्वास में लेकर जो है सीमाओं की सुरक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कोई बात आएगी तो उसकी जानकारी उनको मिलेगी और इस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल नहीं पूछे जाते। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और चीन अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो मंशा क्या लगती है आपको चीन की? इसके पीछे माइंडसेट क्या लगता है? अब देखिए, इस समय बातचीत का जब सिलसिला चल रहा है जी, तब मैं इस समय कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। इस समय कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जी, बातचीत यदि न चलती होती जी, तब निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ बोलता। लेकिन बातचीत चल रही है और स्वयं चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है और अभी जो डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है वहां के एम्बेसडर की और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी जो बातचीत जो हुई है उसमें भी उन्होंने भी यह कहा है कि हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ये मामला सुलझ जाए। जब यह स्थिति इस समय की है तो उस समय मेरे द्वारा कुछ कमेंट किया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। दो चीजें हुई इस दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड बहुत गुस्से में, हालांकि विदेश मंत्रालय ने उसको नकार दिया कि इस तरह की कोई बात फिलहाल नहीं हुई, लेकिन वो मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं। तो बतौर रक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं अगर भारत और चीन चाहेगा तो। नहीं, हमारे यहां एक मैकेनिज्म है समस्या को सुलझाने का जी, भारत और चीन के बीच, और अभी उसी मैकेनिज्म के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक रूट और मिलिट्री रूट दोनों रूट। एक बड़ा मुद्दा नेपाल भी है। अटल जी कहते थे कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि जी, उसके समाधान की बात केवल मैं नहीं कर रहा हूं, चीन भी कह रहा है ना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट था अभी जब हमारे राजदूत और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी की जो भेंट हुई है उसमें भी ये बात, उन्होंने भी यह कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मामले को बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। तो बातचीत के द्वारा सुलझ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब्दुल कलाम का मुद्दा था, अंततोगत्वा सुलझा। इसके पहले भी इस हालात इसी प्रकार के कुछ पैदा हुए हैं, लेकिन सुलझा है, हल निकला है। तो इसलिए भरोसा रखना भारत चाहिए। के जनता को आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत दबने वाला नहीं है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। हमने तो दुनिया में किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं, तो कभी हम अपना मस्तक झुका सकते हैं। अटल जी कहते थे कि नेपाल हमारे लिए रिश्तेदार देश की तरह है। अब देखिए वही आंखें दिखा रहा है। वो उसने एक मैप पास कर दिया नया जिसमें भारत का कुछ एरिया है। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर रक्षा मंत्री? मैं तो बिल्कुल भाई की तरह मानता हूं नेपाल। क्यों करा नेपाल ने, चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी।
नेपाल का रिश्ता हम लोगों का भाई का रिश्ता है और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत पे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई ना इत्तफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। क्या नेपाल और चाइना दोनों के रवैये से दुखी हैं, जिस तरह से जो रवैया दिखाया गया? चलिए नेपाल की मैं सिर्फ बात करता हूं, आप उसको भाई बोल रहे हैं, जो रवैया दिखा रहा है नेपाल, क्या उससे दुखी हैं? क्योंकि जब से वहां पर हमने रॉयल फैमिली का असैसिनेशन देखा, उसके बाद वहां से सिचुएशन बहुत बदली है नेपाल। अरे परिवार में भी दो भाइयों के बीच कभी जो है तू तुम हो जाती है, तू मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप कह रहे सुलझ जाएगा मामला? हाँ, बिल्कुल सुलझेगा, मिल बैठकर उसको सुलझाएंगे नेपाल के साथ। नेपाल को लेकर किसी भी भारतवासी के मन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं पैदा हो सकती। और मैं नेपाल के बारे में भी जानता हूं, नेपाल में भी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है कि सब दोनों देशों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक रिश्ता है। एक जब से चीन का विवाद हुआ, जब से कोरोना का ये पूरा इशू आया, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में बॉयकॉट चीन प्रोडक्ट्स की बात हुई, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के भी काफी लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं, लंदन में मेरी पीछे बात हो रही थी तो वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। आप उस बात के समर्थक हैं? ये सब सारे बयानबाजी नहीं की जाती, बयानबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोई देश यदि प्रोग्रेस करना चाहता है, यदि आर्थिक ऊंचाइयों पर अपनी देश को ले जाना चाहता है, तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं, उस आधार पर ले जाए। और इस प्रकार की बयानबाजी करके कोई देश जो है एकदम बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं हेडलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना हो, जो भी आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाना है, कदम उठाइए। हर दुनिया का देश इस मामले में स्वतंत्र है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, बहुत बड़ी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आत्मनिर्भर भारत को आप किस तरह से लेते हैं और देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात ये कही है, तो उसमें उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा वोकल फॉर लोकल। अरे स्वदेशी का निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए और लोगों के द्वारा स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। अब से मैं डिफेंस में हूं, मेक इन इंडिया पर 2014 में आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पर विशेष आग्रह दिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं डिफेंस के मामले में मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का टारगेट यही है, बहुत हो चुका, लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम्स, डिफेंस वेपन्स हम लोग बाहर से जो है इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश यह है और हमारे प्रधानमंत्री जी की यह नीति इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत अब इंपोर्टिंग कंट्री बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारत अब एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए, यानी विश्व के दूसरे देशों को आयात करने वाला देश बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्या हम विदेशी कंपनियों को बंद कर देंगे, विदेशी कंपनियां हमारे यहां निवेश नहीं करेंगी। इसको लेकर एक क्लैरिटी सरकार ने भी दी है। लेकिन ऐसा नहीं कि विदेशी कंपनियां एकदम निवेश बंद कर देंगी जी, ऐसा नहीं होता। विदेशी कंपनियां आकर भारत में माल यदि बनाएं, वो नई टेक्नोलॉजी यदि लेकर आती हैं, उस नई टेक्नोलॉजी में हम और अधिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसका भी इंडिजिनाइजेशन हम कर सकते हैं, यहां चीजें बन सकती हैं। अच्छा, डिफेंस की कैंटीन्स बहुत फेमस है भारतवर्ष के अंदर, तो डिफेंस की कैंटीन्स में क्या राजनाथ जी, क्या अब स्वदेशी सामान मिलेगा? नहीं, ये सब स्वयं ही, क्योंकि हमारी सारे जिन्हें भी हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के सारे चीफ्स बैठे थे, उनके साथ मैंने इस संबंध में बातचीत की है। अब इस दिशा में सभी का बिल्कुल प्रयास जारी है, सारी चीजें स्वदेशी ही मिले। स्वदेशी पर आग्रह सबका बढ़ा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है और चाइना से जुड़ा हुआ है, आज भारत में मरीजों की संख्या चीन से ज्यादा है, जबकि चीन से बीमारी शुरू हुई थी। क्या चीन अपने आंकड़ों को छुपा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया चीन पर यह आरोप लगा रही है कि ये अपने आंकड़े छुपा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत में ही कौन सा राज्य कोई आंकड़ा छिपा रहा है, कोई देश का, दुनिया का कौन सा देश आंकड़े छिपा रहा है। ये सब वैश्विक महामारी के हालात में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता करनी चाहिए, और अपनी चिंता से यदि हमको मुक्त हो जाते हैं, और जहां तक हो सके इस वैश्विक महामारी के दौर में दुनिया के दूसरे देशों को भी यदि हम सहयोग कर सकते हैं
तो हमें सहयोग करना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के लगभग जी। 80 देशों को इस कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में जो कुछ भी संभव हो सकता था, जो भी उनकी अपेक्षा थी, जी, उसके अनुरूप मदद की है। क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, डब्ल्यूएचओ ने बोला कि चाइना ने कोरोना से जुड़ी जानकारियां छुपाई, ये बोला डब्ल्यूएचओ ने, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो डब्ल्यूएचओ ने बोला तो डब्ल्यूएचओ के पास ही इसके प्रमाण होंगे। मैं दुनिया किसी देश पर आरोप नहीं लगाना चाहता। जी, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन खड़ा हो जाता है, ये भारत के लिए चिंता की बात है? कोई, मैंने कह दिया ना, भारत की बात छोड़िए, भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ाई है हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश की, बड़ी है, मस्तक ऊंचा हुआ है। भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। तो आप कह रहे प्लान बी, प्लान ए कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला? नहीं, उसकी चिंता मत करिए।